चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए, हम अभी तक जो है आपका डाइजेशन का 8 लेक्चर कर चुके हैं और आज हम देखेंगे डाइजेशन का ही जो है 9वां लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूरे हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कितनी चीज़ें हैं, 2। पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ना पाचन ग्रंथियाँ, मतलब पाचन में सहायक ग्रंथियाँ। तो हम आपको बता चुके हैं सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें कि हम पीछे देख चुके हैं कि हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें से क्या होता है, एक पेयर पैरोटिड होता है जो कि कहाँ पे, चिक्स पे दोनों तरफ होता है। दूसरा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, कहाँ, यहाँ पे ऐसे जॉ में। और तीसरा सब लिंगुअल, कहाँ पे, बिलो द टंग होता है। सलाइवा हमारे पास कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। सलाइवा का काम क्या है ना, उसमें सेलाइवरी एमाइलेज हमारे पास क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, स्टार्च का 30% डाइजेशन हमारे माउथ कैविटी में ही कर देता है। उसके बाद हमारे पास उस पर लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, प्रिवेंट करता है, जिससे क्या होता है कि हमको फूड में हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनको क्या कर देता है, वो हटा देता है, ताकि इन्फेक्शन को वो प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, ताकि इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ना हो। और हमारे पास सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है, मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है। आज हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब हमारे आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियों के बारे में हम देखेंगे और लीवर के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव आप हमें देते रहिए, ताकि मैं भी कंटिन्यू वीडियो बना सकूं। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड में से हम आपको बता चुके हैं। चलिए, क्या था, पहला सेलेवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग देख चुके हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स के बाद दूसरा हम देखेंगे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब जो होता है पेट में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, जिसको हम लोग जठर ग्रंथि भी कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद तीसरा हम देखेंगे लीवर, और लीवर के चौथा बाद हम देखेंगे क्या, पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के बाद हमारे पास क्या है, वही जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन, मतलब इंटेस्टाइन में भी जो पाई जाती हैं ग्रंथियां, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। तो चलिए, एक बार आपको लिवर कुहन, तो आपको एक बार क्या हो गया, नाम भी याद हो गया है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग सेलेवरी ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं, 3 पेयर होता है। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ। आइए देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब है हमारे पास आमाशय की ग्रंथियाँ, इसको और हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ। जठर मीन्स होता है पेट, क्योंकि गैस्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, पेट। देखिए हमारे पास गैस्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, पेट, ठीक। और इसी गैस्ट्रॉन को हम लोग आमाशय कहते हैं। तो आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ आप कहिए, या आप कहिए जठर ग्रंथियाँ कहिए, ठीक है, सारी चीज़ें एक ही हैं। तो आते हैं, हमारे पास यहाँ भी 3 क्या है, मेन पेयर्स, क्या है, 3 मेन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 3 मेन जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि सेल की तरह होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा ऑफ क्या है, गैस्ट्रॉन, म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रॉन। हमारे पास हमारे आमाशय का, हमारे पेट के अंदर की जो म्यूकोसा है, उसमें 3 तरीके की जो है स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, उन्हीं सेल्स को हम जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। तो पहला हमारे पास है क्या, पहला हमारे पास है म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल,
म्यूकस नेक सेल, ये क्या करती है? म्यूकस का ही स्राव करती है, म्यूकस का ही स्राव करती है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। दूसरा हमारे पास क्या है, आप सब जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चीफ सेल, चीफ एफ है, चीफ सेल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? और भी कहते हैं क्या? जाइमोजेन सेल, जाइमोजेन सेल। ये तीन के तीनों एक ही नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं चीफ सेल, इसी को हम कहते हैं पेप्टिक सेल, और इसी को हम क्या कहते हैं? जाइमोजेन सेल। तीनों आप इसका नाम याद रखिएगा। और ये किस चीज़ का सिक्रीशन करती है? किस चीज़ को ये निकालती है? हमारे पास ना, आप जानते हैं, एक प्रो एंजाइम है, प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम का मतलब है एंजाइम से पहले की अवस्था, अभी वो एंजाइम में बदला नहीं है। उस प्रो एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, याद रखिएगा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को कौन निकालता है? चीफ सेल, या उसी को आप पेप्टिक सेल कहिए, या उसी को आप जाइमोजेन सेल कहिए। तो एक प्रो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पेप्सिनोजन होता है एंजाइम है कि प्रो एंजाइम है, तो आप क्या बताएंगे कि ये प्रो एंजाइम होता है। चलिए आगे तीसरी सेल को हम देखते हैं कि हमारे पास जो तीसरी सेल है उसका नाम क्या है। हम लोग कहते हैं पेराइटल सेल, PARIETAL, पेराइटल सेल, या इसी को क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। देखिए दोनों नाम याद रखिएगा, ये हमारे पास सिनोनिम्स की तरह होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों का क्या पर्यायवाची होता है, एक से कई अधिक नाम होते हैं, तो उसको दो के दोनों और सारे नाम याद रखना है। कब कौन सा नाम पूछा जाए कोई पता नहीं होता है। तो चलिए इसी को हम कहते हैं पेराइटल सेल, और क्या है? ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या करता है? ये किस चीज़ का सिक्रीशन करता है? लिख दे रहे हैं, सिक्रीट्स। क्या ये क्या सिक्रीट्स करता है? HCl। देखिए ये इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सिक्रीट्स करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉरी, इसको L से छोटे से लिखना है, इस तरीके से L नहीं लिखेंगे। चलिए ये क्या सिक्रीट करता है? HCl, HCl। और क्या करता है? हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे लिए कुछ बहुत ही आवश्यक कारक होते हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। वो पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिल सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। चलिए तो ये क्या होता है, किस लिए होता है? विटामिन B12 के लिए होता है। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए हम लिखते हैं कि एक स्टार पॉइंट बना के कि इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन विटामिन B12 के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। B12 डाइजेशन एंड क्या है? एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है? हमारे पास जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? विटामिन B12 के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो विटामिन B12 आता है उसके लिए हमको इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। और वह इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, कहाँ से आएगा हमारे पास? पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से। तो चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा गैस्ट्रॉन है, जो हमारा पेट होता है, जिसको हम लोग आमाशय कहते हैं ना। देखिए कई नामों से आप जानते हैं, स्टमक इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग आमाशय कहते हैं हिंदी में, इसी को हम लोग गैस्ट्रॉन कहते हैं, इसी को हम लोग उदर भाग कहते हैं। मतलब यहाँ पे तो अंदर का जो है वो हमारा स्टमक है, जो हमारा आमाशय है। तो आमाशय को जठर भी
कहा जाता है। तो जठर मतलब आमाशय में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उसको हम लोग जठर ग्रंथियां कहते हैं। आयुर्वेद वाले देखो ज़्यादा कहते हैं कि जठराग्नि, जठर में मतलब जो अग्नि जल रही है वही भोजन का दहन करता है। और हमारे एलोपैथ के हिसाब से कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वही पेट में क्या करती हैं, इन सारी चीज़ों का सिक्रीशन करती हैं। 3 सेल हैं, म्यूकस नेक सेल। एक म्यूकस नेक सेल क्या करता है, सिक्रीट्स म्यूकस, ऊपर लिख दे रहे हैं सिक्रीट्स क्या, म्यूकस ना। हमारे पास चीफ सेल का ही नाम क्या है, पेप्टिक सेल, और पेप्टिक सेल का ही नाम क्या है, जाइमोजन सेल। ये क्या करता है, सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीट्स क्या करता है, निकालता है एक प्रोएंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्सिनोजन। कौन सा प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन। और पेराइटल सेल जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं वो क्या निकालता है, सिक्रीट्स क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ना। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए हेल्प होता करता है, विटामिन बी के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। और यही जो HCl निकलता है वो पेप्सिनोजन में क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है कि भैया अब तुम पेप्सिनोजन से पेप्सिन में बदलो, क्योंकि आपको मिल्क की प्रोटीन, जो हमारे पास दूध की प्रोटीन होती है, उसका डाइजेशन करना है। तो क्या करते हैं, जब हमारे पास HCl पड़ता है किस पे, पेप्सिनोजन पे, तो वो प्रो एंजाइम से क्या हो जाता है, पेप्सिन एक्टिव एंजाइम में बदल जाता है। चलिए, तो इसलिए हमारे पास ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि HCl का pH जिसको नोट करना होगा प्लीज़ वो नोट कर लेगा, ताकि हम जो है इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएं। चलिए, हमको लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो आपको ये पता चल गया कि हमारे पास पेट में, जठर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारे पास आते हैं। हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे कि इसलिए पेट का pH कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और pH का, HCl का pH 1.8 होता है NCERT के अकॉर्डिंग, मतलब 1.5 से 2 के बीच में। NCERT में देखिए एक्यूरेट दिया है, तो आपको एक्यूरेट ही याद करना पड़ेगा। और भैया बता दें कि जो NCERT में दिया है वही हमको मानना है, क्योंकि वही हमारा सिलेबस है, वही आंसर देना है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा लार था वो थोड़ा सा बेसिक था, मतलब थोड़ा सा एसिडिक था, क्योंकि pH 6.8 होता है। स्टमक का pH कितना होता है, 1.5 होता है। अभी तो हम केवल आपको ग्लैंड्स बता रहे हैं, जब सारी चीज़ों का डाइजेशन बताने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से करेंगे। तो आइए हम अपनी तीसरी चीज़ देखते हैं, क्या, लीवर। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, लीवर, LIVER, लीवर। इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, यकृत। और इसी को कहा जाता है कलेजा, इसी को कहा जाता है कलेजा। कलेजा यहाँ है हार्ट में, हाय कलेजा, और ये क्या है, कलेजा, सॉरी राइट साइड में। कलेजा क्या है, राइट साइड में, जस्ट डायाफ्राम के नीचे। तो आइए थोड़ा सा लीवर की बात करते हैं, यकृत की बात करते हैं। हमारे पास जो ये मेरा यकृत है वो कहाँ होता है, स्टमक यहाँ बाएं साइड में ऐसे होता है, और लीवर सीधे जस्ट राइट साइड में ऊपर, जस्ट डायाफ्राम के नीचे, जस्ट डायाफ्राम के नीचे लीवर होता है। तो चलिए हम लीवर को क्या लिखेंगे, पहला हमारे पास है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, मतलब ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। इसका नाम क्या है, लीवर। ये हमारे पास कहाँ पे सिचुएटेड होती है ना, हम कहाँ कहेंगे, राइट साइड, राइट साइड जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ये कहाँ पे होती है, राइट साइड जस्ट बिलो द डायाफ्राम, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम के क्या है, जस्ट नीचे होती है। एंड एबव द स्टमक, एंड एबव द स्टमक,
पेट के ऊपर होती है, पेट इसके नीचे होता है, लेकिन पेट बाईं तरफ ऐसे, और ये क्या है उसको ऐसे, ये क्या है उसको ऐसे, जस्ट डायफ्राम के नीचे। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हम क्या कहेंगे, लीवर। क्या होता है, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर होता है। सिट्यूट कहाँ पे होता है, स्थित कहाँ पे होता है, राइट साइड, जस्ट क्या होता है, बिलो द डायफ्राम एंड एबव द स्टमक। आइए, इसका वेट कितना होता है, हम लिखेंगे वेट वेट ऑफ लीवर 1.2 kg से लेकर के 1.5 kg, मतलब 1200 से लेकर के 1500 ग्राम तक ये होता है, लगभग 1.5 किलो के अनुसार। 1.5 किलो एक एडल्ट में। भाई बॉडी के साइज़ के अनुसार क्या है, थोड़ा सा बदल भी सकता है, इसीलिए कहते हैं 1200 से 1500, मतलब हमारे पास लगभग 1.5 किलो का होता है। लीवर में कितने होते हैं, 2 लोब्स। कितने लोब होते हैं, 2 लोब, मतलब लीवर 2 भागों में क्या होता है, विभक्त होता है, एक राइट में और दूसरा लेफ्ट में, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में। उसके बाद भी हम क्या कहते हैं, 2 लोब्स, राइट लोब एंड क्या है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में, यानी ये लेफ्ट लोब में ये क्या होता है, विभक्त होता है, मतलब बटा होता है। और फिर इस राइट लोब में कितने होते हैं, 3 भाग। कितने भाग, 3 भाग होते हैं, मतलब कुल मिला के कि राइट लोब में कितने होते हैं, 3 भाग में ये बटा होता है, और लेफ्ट लोब क्या है, केवल और केवल 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसका नाम कुछ नहीं है, ठीक है, केवल हम इसको राइट लोब और लेफ्ट लोब कहते हैं। चलिए, हमारे पास जो लीवर है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, तो हम इसको हटाते हैं। आइए, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या होता है, लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं, इसी को हम कॉमन भाषा में ना कलेजा कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, राइट साइड जस्ट बिलो द होता है डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे, ये देखिए हम अपनी बॉडी में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहीं से पसली नहीं होती है, यहाँ डायफ्राम, तो यहीं राइट साइड में ये होता है, और स्टमक के ऊपर होता है। इसका वेट कितना होता है, 1.5 से क्या होता है, 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है। इसमें 2 लोब होते हैं, राइट लोब फिर 3 भागों में डिवाइड होता है, और लेफ्ट लोब क्या है, 2 भागों में डिवाइड होता है। चलिए, हम इसको हटाते हैं। भैया जिसको नोट करना होगा प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें NCERT में रहती हैं, और आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको खुद ही सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। अगर नहीं हो पाती हैं तो एक बार में नहीं देख पाते हैं तो बार बार देखिए, रुक रुक के देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने विचार हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप जानते हैं कि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी फीस नहीं लगती है, और कोई भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइबर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, सहयोग आप बनाए रखिए, बाकी हम अपना काम तो करेंगे। चलिए, आइए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर हमारे पास क्या होता है, आप जानते हैं, हिपैटिक लोब्यूल। क्या होता है, हिपैटिक लोब्यूल। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हिपैटिक लोब्यूल, मतलब जो हिपर होता है, हिपर मीन्स लीवर ही होता है। ये क्या होता है, छोटे छोटे जो है लोब्यूल्स, मतलब कंपार्टमेंट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कहते हैं। मतलब जो हमारे पास यकृत है, उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक, क्रिया करने वाली भी जो काम करता है वो, और जिससे वो मिलके बना है, उस इकाई का नाम हमारे पास क्या होता है, हिपैटिक लोब्यूल्स। क्योंकि हिपर मीन्स क्या होता है, लीवर ही होता है, तो ये कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। जैसे आप 12th में पढ़ेंगे ना, क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मतलब टेस्टिकल्स के जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, डिब्बा जैसे होता है, जिसे हम लोग गाड़ी में देखते हैं, रेल में, कहते हैं उस कंपार्टमेंट में, तो ऐसे इसमें भी होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स का नाम है हिपैटिक लोब्यूल्स।
मतलब लीवर किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे हिपैटिक लोब्यूल्स से मिलके बना होता है। यही उसकी संरचनात्मक और यही उसकी क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए हम आगे देखते हैं कि जब हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट देख लिए तो क्या करते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स की होती है। यहाँ पे आते हैं कि हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन, हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन क्या है? हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स क्या है? जो हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल्स कहते हैं। हिपैटिक सेल्स हमारे पास कहाँ पाई जाती है? हिपैटिक लोब्यूल्स में, मतलब लीवर में। देखिए लीवर है, लीवर को हीपर कहते हैं ना, और हीपर को ही आप क्या कहिएगा? देखिए इसको HEPER हीपर भी आप कह सकते हैं। और हीपर में हमारे पास क्या है? HEPAR। देखिए एक आध स्पेलिंग हो सकती है इधर उधर। हिपैटिक लोब्यूल्स, ये हीपर जो है लीवर किससे बनता है? हिपैटिक लोब्यूल्स से। हिपैटिक लोब्यूल्स में क्या पाई जाती हैं? हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक कोशिकाएं, मतलब लीवर की कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? हमारे पास सिक्रीट करती हैं। हिपैटिक सेल्स सिंथेसाइज क्या करती हैं? सिंथेसाइज करती हैं। हिपैटिक सेल्स सिंथेसाइज करती हैं। हमारे पास क्या? सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स क्या करती हैं? बाइल। क्या होता है? बाइल। क्या होती है? ये बाइल होता है, जो कि सीक्रेट्स तो होता है किसके द्वारा? हिपैटिक सेल्स के द्वारा, लीवर की कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट होता है। और सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस होता है क्या? ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेट, सिंथेसिस एंड सीक्रेट्स ऑफ किसका? बाइल का। चलिए, लेकिन ये बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? बाइल स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड, ये मेरा सी है। बाइल स्टोर एंड क्या है? कंसंट्रेटेड कहाँ पे? इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इन गॉल ब्लैडर। हम कहेंगे कि ये जो मेरा बाइल बना है, ये बाइल बना कहाँ पे? हिपैटिक सेल्स के द्वारा, मतलब बनता तो है लीवर में, वहीं से सीक्रेट्स भी होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है? बाइल स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड, मतलब वहाँ सांद्रित होता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? ताकि आप जान जाइए, इसी को कहते हैं पित्ताशय। इसी को पित्त की थैली कहते हैं, इसी को पित्त को थैली कहते हैं, जिसमें बाइल हमारा रहता है। ठीक, क्योंकि बाइल में ही हमारे पास बाइलोविरिडीन और बाइलोरुबिडिन नाम के क्या है? पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या हमारे जो है फीकल मैटर्स, मतलब हमारे क्या है लैटिन में हमारे उस तरीके का पीले कलर का जो है उसका कलर बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए भी क्या है? चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन एक बार पूछा जाता है आपके सिलेबस तक, आपके 12th सिलेबस तक नीट में ना, या अन्य एग्जामों में जो SSC बैंक रेलवे के साधारण एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा जाता है विच टाइप ऑफ जूस कंटेन नो एंजाइम, मतलब कौन सा ऐसा जूस है, कौन सा ऐसा रस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो उसका नाम क्या होता है? बाइल। एक बार फिर सुन लीजिए, विच टाइप ऑफ जूस, मतलब किस प्रकार का वो जूस होता है जिसमें कंटेन नो एंजाइम्स, जिसमें किसी प्रकार के कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइल। लेकिन फिर भी इमल्सिफिकेशन कर देता है किसका? फैट का। इसका मतलब आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा कि ये फैट को कैसे तोड़ता है, छोटे छोटे कैलोमाइक्रोन बनाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि बाइल कंटेन क्या करेंगे? नो एंजाइम, नो एंजाइम्स।
ये क्या करता है कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल निकलता तो कहाँ से है, लीवर से, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर में हमारे पास क्या होता है, ये गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय की जो थैली होता है, बाइल को ही क्या कहते हैं, पित्त। हिंदी में क्या कहेंगे, पित्त। इसी को कहते हैं हम लोग पित्त। और पित्त की जो गाल ब्लैडर उसी को कहते हैं पित्ताशय। और बाइल कंटेन क्या है, दो एंजाइम। आपसे ये बहुत पूछा जाता है, ये चीज़ बार बार पूछी जाती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो उसको हम कहेंगे बाइल। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास लीवर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत या हीपर कहते हैं। हीपर को ही हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हिपैटिक सेल्स और लोब्यूल्स आएगा, उसका दूसरा नाम भी है। लीवर हमारे पास कहाँ पे होता है, राइट साइड में होता है। आप देखते रहिए, हमारे पास ये राइट साइड में होता है, स्टमक में हमारे पास होता है, स्टमक के जस्ट ऊपर होता है। इसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब दूसरे को लेफ्ट लोब कहते हैं। राइट लोब क्या होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है, लेफ्ट लोब 2 भागों में डिवाइड होता है। अभी आपने देखा, मैंने पीछे मिटा दिया है। लीवर का हमारे पास वेट, यकृत का हमारे पास वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 kg के आसपास होता है एडल्ट में। जैसे जैसे शरीर का साइज होता है उसी हिसाब से वो रहता है, तो इसका मतलब 1200 से 1500 ग्राम का होता है। लीवर क्या करता है, लीवर हमको हिंदी में कलेजा कहते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो डिफिकेशन आप क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है ना, मतलब ऑर्निथिन साइकिल क्या है, वो लीवर में चलती है। और लीवर क्या करता है, किसका बना होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, लीवर, हिपैटिक लोब्यूल्स। मतलब ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, और उन कंपार्टमेंट्स में क्या होता है, हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन हिपैटिक सेल्स। उन कंपार्टमेंट्स में हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, हिपर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हिपर की कोशिकाएं क्या सीक्रेट करती हैं, बाइल। उनका फंक्शन क्या है, ये बाइल का सीक्रेट्स करती हैं। बाइल को हम लोग पित्त कहते हैं, ठीक। और ये पित्त जो है सीक्रेट यहीं पे होती है। उसके बाद क्या करते हैं, हिपैटिक सेल्स के द्वारा, हिपैटिक डक्ट के द्वारा कहाँ पे जाती है, ये जाती हैं गाल ब्लैडर में स्टोर होती हैं। क्योंकि हमारे पास लीवर ऊपर होता है और यहीं से आते हैं, तो थोड़ा सा गाल ब्लैडर ऐसे बना रहता है। अभी हम डायग्राम करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए एक पॉइंट हमको और मिल गया कि हमारे पास हिपैटिक डक्ट ना क्या करती है, हिपैटिक डक्ट कहाँ कर ले जाती है किसको, बाइल। हिपैटिक डक्ट ट्रांसपोर्ट बाइल इनटू गाल ब्लैडर, BLADDER। मतलब हमारे पास जो हिपैटिक डक्ट है वो क्या करती है, बाइल को गाल ब्लैडर तक ले जाती है, ठीक। आइए हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि बाइल में हमारे पास हिपैटिक सेल्स है, सिंथेसाइज एंड क्या करते हैं, सीक्रेट्स बाइल होता है। मतलब बाइल बनता है लीवर में, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। और क्या करता है, ये देखो यहीं पे बता दिए कि स्टोर्ड इन कहाँ पे, गाल ब्लैडर पे। बाइल कंटेंस नो एंजाइम, बाइल एक ऐसा रस है हमारे पाचन तंत्र में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन यूज़ किस में आता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में यूज आता है। हिपैटिक डक्ट क्या, ट्रांसपोर्ट बाइल इनटू गाल ब्लैडर। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, आप वीडियो जो है पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, फिर हमारे पास जो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं। चलिए, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, पित्ताशय का गाल ब्लैडर। पित्ताशय का जो हमारे पास नलिका होती है, डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर क्या है, कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो गाल ब्लैडर पित्ताशय की नलिका होती है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट CYS टिक, सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। मतलब ये दोनों सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट दोनों अब साथ में मिल करके, क्योंकि हिपैटिक डक्ट हमारे पास गॉल ब्लैडर तक बाइल को ले गया था,
फिर ये जो हमारे पास गाल ब्लैडर है किसका डक्ट है, उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। दोनों मिल करके क्या करते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लेते हैं। और इसी को दूसरा नाम भी क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। ये क्योंकि दो के दोनों क्या करती हैं, हमारे डिओडेनम तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है बाइल को लाने का काम करती हैं। हेपेटिक डक्ट से बाइल कहाँ पे गया, गाल ब्लैडर से। फिर यही हमारे पास क्या करती है, गाल ब्लैडर और ये इसका भी मिलके और सिस्टिक डक्ट मिल करके दोनों कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं, जो कि सी शेप डिओडेनम में हमारे पास क्या होता है, आता है, क्योंकि उसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना है। हम चलिए इसके आगे थोड़ा सा लिखते हैं, आप नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको लिखा रहने दीजिए। आइए क्या करते हैं, बाइल। बाइल ना यूज किस लिए यूज होता है, बाइल हेल्प इन, किस लिए यूज होता है, बाइल की ज़रूरत क्या है, बाइल क्या करता है, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। ये हमारे पास क्या होती है, इमल्सिफिकेशन होता है, वो फैला देता है पूरा क्या है, फैला देता है फैट को। और फैट में क्या है, अगल बगल छोटे छोटे क्या है, प्रोटीन की कोडिंग हो जाती है। तो वो छोटे छोटे गोलियों के रूप में, जैसे हम कहें कि पूरा एक चद्दर उसको फैला दो, अब फिर उसको अलग अलग क्या है, छोटी छोटी रिंग मार दो, मतलब उनकी चारों तरफ क्या है, प्रोटीन की गोलियाँ इस तरीके से बन जाए। इसको हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। कि मान लो ये फैट है, ये फैट ऐसे छोटा छोटा टूट गया है, फैट ऐसा छोटा छोटा टूट गया, अब उसके अगल बगल क्या हो जाए, प्रोटीन आ जाए, उसके अगल बगल क्या है, प्रोटीन आ जाए। तो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, इस फैट को भी पचा देता है। लाइपेज वगैरह आते हैं फैट के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जब तक इसमें प्रोटीन नहीं आएगा बगल से, अंदर क्या है फैट, अगल बगल क्या है प्रोटीन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन कब बनेगा, जब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कब होगा, बाइल के द्वारा ही होगा। और बाइल में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, बाइल कंटेन्स पिगमेंट एंड साल्ट, बाइल कंटेन पिगमेंट्स क्या है, बाइलिविरिडीन और बाइलिरुबिडिन होता है, कंटेन्स पिगमेंट एंड साल्ट। ये आपको अभी पाचन में हम आगे बताएंगे। तो अभी आपके लिए इतना हम लोग कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फिर मिलेंगे, और आगे की हमारे पास जो क्या है, पेनक्रियाज और क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन है, उनको देखेंगे। इस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो जो है ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आपकी हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं, आप उसकी ज़रूर हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। एक बार आप चाहें तो वीडियो को जो है देख सकते हैं इसको, और आप नोट भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी हमारे पास एक बार से हम चाहें तो फिर से रिवाइज करवा सकते हैं। आइए देखते हैं कि डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट उसको कहते हैं। सिस्टिक डक्ट क्या होता है, हेपेटिक डक्ट, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। इसके बाद बाइल हेल्प इन क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को फैलाने का काम करता है, इमल्सीफाई करता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि उसको तोड़ा जा सके। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, बाइल कंटेन्स पिगमेंट्स एंड साल्ट होता है। पिगमेंट्स दो है हमारे पास, बाइलिरुबिन और क्या है, बाइलिविरिडीन। यहीं पे लिख दे रहे हैं कि बाइलिरुबिन जो कलर होता है, बाइलिरुबिन एंड बाइलिविरिडीन क्या होता है, बाइलिविरिडीन। ये दो पिगमेंट्स हमारे पास होते हैं जो येलो कलर प्रदान करते हैं हमारे फीकल मैटर को, मतलब हमारे लैट्रिन को येलो कलर देते हैं ना। तो अगर बाइल हमारा गाल ब्लैडर नहीं सही है, लीवर नहीं सही है, तभी हमको क्या होता है, आपको पता है, हमको पीलिया होने लगती है, जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं ना। तो चलिए फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक जो है आप पढ़ाई करते रहिए और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जो है NCERT ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अभी हम लास्ट में NCERT पूरे करवाएंगे, लाइन टू लाइन NCERT को पढ़ेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, NCERT को आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।